जय हिंद मेरे भाई। इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स। अगर तुम सीक्वेंस फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें पता होगा, और अगर नहीं कर रहे हो तो यार करो। ठीक है, पॉलिटी में कोई भी क्वेश्चंस कहाँ से भी बनता है, जहाँ से भी बनता है, जो भी एग्जाम के लिए तुम प्रिपेयर कर रहे हो, ये चीज़ें यहाँ से तुम्हें देखने मिलेगी। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स। स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं भैया, सारे कॉन्सेप्ट को जानते हैं, फिर लास्ट में क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो ताकि ये पीडीएफ तुम वहां से उठा लो, रिवाइज करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कहता है भैया कि फंडामेंटल राइट्स को ना हम लोग पार्ट 3 में रखते हैं, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 में। ठीक है, ये है क्या भैया फंडामेंटल राइट्स? मेरे भाई वो 6 बेसिक राइट है जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है ना। इसको हम लोग क्या मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। और क्या करता है कि ये गारंटी करता है क्या, सिविल राइट्स, सिविल लिबर्टीज और इंडिविजुअल फ्रीडम को। ठीक है, ये इंस्पायर है कहाँ से? बिल ऑफ राइट्स से। बिल ऑफ राइट्स कहाँ का है? यूएसए का है, बट अडेप्टेड टू इंडियन कंडीशन। बट हम लोग अपने अकॉर्डिंग उसको अडेप्ट किए हैं, है ना। कहता है भैया दे आर जस्टिसिएबल, मतलब हम इसके वॉयलेशन पर ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या कोई कोर्ट जा सकते हैं कि मेरा राइट्स वॉयलेट हो रहा है। इन्फोर्सेबल थ्रू कोर्ट्स, दैट इज सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32। ठीक है, आर्टिकल 226 जो कि हाई कोर्ट्स में क्या करता है, ये 32 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है ना। इसमें हमें 5 तरीके से चीजें करने के लिए, जैसे मैंडमस हो गया, क्यो वारंट हो गया, सर्टियरीज हो गया, ये चीजें राइट्स मिलती हैं हमें, जिसके तहत हम क्या कर सकते हैं, अपने फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट होने पे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में। अच्छा, आर्टिकल 226 में क्या है? हाई कोर्ट्स के ये सारे राइट्स हैं, है ना। हाई कोर्ट्स क्या कर सकता है? रिट इशू कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है रिट। ठीक है, और आर्टिकल 226 के तहत क्या कर सकता है? हाई कोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट्स और भी चीजें कर सकते हैं, जैसे लीगल राइट्स पे भी वो रिट इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो रिट के मामले में, रिट इशू करने के मामले में हाई कोर्ट जो है वो वाइडर है कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कहता है भैया ओरिजिनली 7 कैटेगरीज ऑफ राइट हुआ करता था, लेकिन राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो था ना आर्टिकल 31 में, वो रिमूव हो गया 44th अमेंडमेंट 1978 से, और अब 6 कैटेगरीज में हैं। कौन से? तो राइट टू इक्वालिटी जो कि 14 से 18 है, राइट टू फ्रीडम जो कि 19 से 20 है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कब से? आर्टिकल 23 से 24 है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। एक एक करके हम सबको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है? अच्छा, फीचर्स के बारे में देख लेते हैं भैया। राइट्स तो पढ़ेंगे, लेकिन फंडामेंटल राइट्स फीचर्स क्या क्या है उसके, वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये गारंटी करता है पब्लिक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को, कि हाँ भैया जो हम चाहते हैं ना, जो हमने चीज़ें रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू करवाई हैं हमारे लिए, वो चीज़ें हमें मिल रही है, इसकी गारंटी देने के लिए हम क्या करते हैं? पार्ट 3 को यूज़ करते हैं, है ना। राइट आर नॉट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लग सकता है। मतलब क्या है भैया, कि जैसे मान लो उसमें है कि राइट टू फॉर्म असेंबल, असेंबल होने का उसमें है एक। ठीक है, राइट टू असेंबल, इसका मतलब ये नहीं कि पता चला कि क्या है, अभी जो हुआ था ना ये कोरोना के टाइम पे, पता चला वो लगी हुई है और उसके कारण से क्या होता है, तुम वहां पे असेंबल हो गए 4 से ज़्यादा लोग, अब फैल गई सब में कोरोना, तो ये चीज़ें नहीं कर सकते। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगेंगे उस पर। ठीक है, पेंडेमिक के टाइम पे, है ना। अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट, ये स्टेट के अगेंस्ट होती है। ठीक है, स्टेट को क्या करती है? कोई भी ऐसी चीज़, ऐसा लॉ लाने से, ऐसा चीज़ जो कि क्या है, फंडामेंटल राइट्स को वॉइड करे, है ना, जो वॉयलेट करे, उसको ये रोकती है। ठीक है, कि ऐसा स्टेट कोई लॉ या ऐसा कुछ नहीं लाए। नॉट अगेंस्ट प्राइवेट रॉन्ग्स, मतलब हम इसको ना अगेंस्ट स्टेट के अगेंस्ट कर सकते हैं इशू, लेकिन प्राइवेट रॉन्ग्स के अगेंस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, एक्सेप्ट इन सम केसेस लाइक आर्टिकल 17 और आर्टिकल 23, कुछ केसेस को छोड़ के। ठीक है, अब कहता है फंडामेंटल राइट्स कैन बी इन्फोर्स्ड ओनली थ्रू कोर्ट्स, इसको हम सिर्फ कोर्ट्स के थ्रू ही इन्फोर्स कर सकते हैं। दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, और इसको जो है सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, कब? इमरजेंसी के टाइम में। हमने देखा था कि भैया आर्टिकल जो था इमरजेंसी के लिए 3 इमरजेंसी हमने देखी थी, है ना, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तो ये हो गया। किस में था?
तो आर्टिकल 52, सॉरी 54, 56 और क्या था 60 में, है ना? नहीं नहीं सॉरी गलत कर दिया क्या, 52, 52, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 60 में, है ना? ठीक है, ऐसे था। चलो ये हो गया भैया। अब क्या है, दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसीज, इमरजेंसी के देख लिया हमने। राइट्स आर इसेंशियल टू मेंटेन अ वेलफेयर स्टेट एंड रूल ऑफ लॉ, राइट्स जो है वो बहुत जरूरी है एक वेलफेयर स्टेट को स्थापित करने में, है ना, रूल ऑफ लॉ को स्थापित करने में। ठीक है, हु कैन एंजॉय फंडामेंटल राइट्स, कौन एंजॉय कर सकता है, तो सिटीजन्स ओनली कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को। अब सिटीजन्स के राइट्स किस में आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 15, 16, 19, 29 और 30 में आता है, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सिटीजन और फॉरेनर कौन कौन से राइट, तो ये भी देख लेना। ये जो ऊपर के सिटीजन ओनली वाले राइट्स है 15, 16, 19, 29 और 30, इसके अलावा बाकी जो राइट्स है वो दोनों कर सकते हैं। एनिमीज और एलियन क्या कर सकते हैं, ये नॉट एंटाइटल टू प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 22 प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये जो है आर्टिकल 22 के अंदर में एंटाइटल्ड नहीं है। ठीक है, इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं मिल सकता है। ठीक है, चलो अब आर्टिकल्स देखते हैं। ठीक है, एक एक करके, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अब आगे, ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। ठीक है, पूछे जाते हैं। सबसे पहले है आर्टिकल 12, क्या कहता है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में बात करता है कि भैया स्टेट है। ठीक है, स्टेट क्या है, तो स्टेट यहाँ पे रेफर्स करता है वो सारे बॉडीज जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रूल की जाती है ना। क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट, ये स्टेट के अंडर में आती है। गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, ये गवर्नमेंट, जितनी भी लोकल अथॉरिटीज है, पंचायत है, म्यूनिसपालिटीज है, वो सब किसके अंदर में आती है, वो सब स्टेट के अंडर में आती है। जितनी भी अदर अथॉरिटीज है, स्टेचुअरी नॉन स्टेचुअरी बॉडीज है अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, ये सारी स्टेट के अंडर में आती है। या जितने भी जुडिशियरी है, इंक्लूडेड ओनली व्हेन परफॉर्मिंग नॉन जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। ऐसे तो हम क्या देखे थे कि जुडिशियरी भैया क्या है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन जब वो नॉन जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है ना, मतलब जस्टिस वाली काम नहीं कर रही होती है, जजमेंट वाला काम नहीं हो रहा होता है, तो वो एज अ गवर्नमेंट काम करता है। ठीक है, ठीक है भैया, समझ गए। ये था तुम्हारे डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 13 देखते हैं, कहता है भैया डिक्लेयर्स लॉ वॉइड इफ दे कॉन्ट्रवीन फंडामेंटल राइट्स, कि अगर कोई फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हुए कोई लॉ अगर पास होने को होगा ना, मतलब कोई इंट्रोड्यूस होगा ना, तो उसको ये आर्टिकल 13 नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा कि भैया नहीं हो सकता। ये प्री एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के लिए अप्लाई है, जो हो चुका है उसके लिए भी और जो होने वाला है उसके लिए भी। इसमें क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है। ठीक है, लॉ इंक्लूड्स रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम्स एंड ऑर्डिनेंस, ये सब लॉज पे अगर है, ऐसे कोई भी लॉज पे है, अगर ऐसा है जो फंडामेंटल राइट्स वोलेट कर रहा है, उनके उसको नल एंड डिक्लेयर हम कर सकते हैं। किससे, तो वो आर्टिकल 13 से कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन, केशवानंद भारती 1973, क्या कहता है भैया, तो केशवानंद भारती केस हुआ था 1973 में, इसमें बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना, आर सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर चेंज करके नहीं कर सकते। अमेंडमेंट तुम करो, कोई इशू नहीं है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब 6 राइट्स हमने देखा था, एक एक करके डिटेल में देखते हैं। राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18 तक आता है। अब इसके अंदर के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये बात ध्यान रखना है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो यूके का कॉन्सेप्ट है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूएसए का कॉन्सेप्ट है। अलाउ करता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन, प्रोहिबिट्स करता है क्लास लेजिस्लेशन। ठीक है, क्या बोलता है इसमें भैया, कि अलाउ करता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन, कि भैया हम क्लासिफाई कर सकते हैं इन चीज़ों को अलग अलग, किसके बेसिस पे, रीजनेबल मतलब रीजन दे के हम चीज़ों को क्लासिफाई कर सकते हैं, प्रोहिबिट्स कर सकते हैं अलग अलग क्लास की चीज़ों को कि नहीं करना है, जैसे बच्चों को मना है काम करने से, ये जैसे एग्जांपल ले लो। एक्सेप्शन क्या है इसमें, तो प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, इम्यूनिटी है इसको 361 को, कि फॉरेन डिप्लोमेट्स, स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन, चिल्ड्रन, बैकवर्ड क्लास। इसमें क्या है भैया कि जैसे मान लो ये अपने टर्म्स में है ना, प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, तो इनको ना इम्यूनिटी मिलेगी कि भैया ये अरेस्ट नहीं हो सकते, कोई भी अगर इस पे कार्रवाई होगी
तो वो रेजिग्नेशन या फिर जो उनका टेन्योर खत्म होगा तब होंगी, तब तक नहीं हो सकती जब तक ये टर्म्स में है। आर्टिकल 15 कहता है भैया कि देखो, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, हम डिस्क्रिमिनेशन खत्म करेंगे। कैसे करेंगे? तो स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। किस किस बेसिस पे? तो रिलीजन के बेसिस पे, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे। ठीक है, कहता है एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस मस्ट बी ओपन फॉर ऑल, जितने भी पब्लिक प्लेसेस है ना वो हमेशा सबके लिए खुली होनी चाहिए। एक्सेप्शन है इसका भी। अब क्या एक्सेप्शन है? तो स्पेशल प्रोविजन होगा किसके लिए? वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए। रिजर्वेशन होगा किसके लिए? SC STs के लिए, OBCs के लिए, EWS के लिए। 93rd अमेंडमेंट 2005, रिजर्वेशन इन प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशन एक्सक्लूडिंग माइनॉरिटी वन। क्या बोलता है इसमें? तो देखो क्या है कि हम ना डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, सबसे पहले तो ये बात है। ठीक है, किसके बेसिस पे नहीं कर सकते? तो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे नहीं कर सकते। लेकिन इसमें ना कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाना है। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था कि वुमेन जो होती थी बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं मिलने के कारण, उसको बढ़ावा देने के कारण हम लोग क्या करते थे? स्पेशल प्रोविजन बनाते थे वुमेन्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, कि वो लोग भी पढ़ें, उनका इंटरेस्ट डेवलप हो इसमें, है ना, ताकि वो लोग भी सेम लेवल पे आ पाए। आज देखो बहुत अच्छा हो गया, है ना। रिजर्वेशन आनी चाहिए किसके किसके बेसिस पे? SC ST के, OBC के, EWS के। तो स्टार्टिंग में क्या था कि कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो थी वो बहुत ज्यादा वीक थी, है ना, तो उनको मौका मिले कि उनके रिप्रेजेंटेटिव आगे आए, ताकि उनको भी बराबर हक मिले सोसाइटी में, उनको रिजर्वेशन दिया गया। तो ये एक्सेप्शन में आ जाता है। ठीक है, और फिर बोलता है कि 93rd अमेंडमेंट हुआ था 2005 में, इसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी रिजर्वेशन स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक है, अब आर्टिकल 16 देख लेते हैं। इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी मिलेगी। क्या कहता है भैया इसमें? इंश्योर्स इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक जॉब, जो भी पब्लिक जॉब आएगी ना उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। क्लॉजेस देख लेते हैं इसके। ठीक है, पहला तो है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस। भैया इन चीजों पे जो है ना डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। किस पे? तो कास्ट पे नहीं होगी, सेक्स पे नहीं होगी, डिसेंट पे नहीं होगी, है ना, प्लेस ऑफ बर्थ पे नहीं होगी, रेसिडेंस पे नहीं होगी। तो एक तरह से देखा जाएगा सबको समान अपॉर्चुनिटी मिलेगी जॉब के लिए। पार्लियामेंट में प्रिस्क्राइब रेसिडेंस फॉर सर्टेन जॉब, कुछ जॉब के लिए पार्लियामेंट जो है वो क्या कर सकती है? रेसिडेंस को मौका दे सकती है। जैसे कुछ जॉब तुम देखते हो कि जैसे मान लो झारखंड में कोई जॉब निकलता है, तो कुछ जॉब पर्टिकुलर झारखंड के लोगों के लिए होता है ना, फिक्स अमाउंट ऑफ वैकेंसीज उनके लिए रख दी जाती है, और बाकी सबको एज इन अ जनरल कैटेगरी कंसिडर किया जाता है। तो ये चीज बोल रहा है। ठीक है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन होगा, रिजर्वेशन इन प्रमोशन में भी रिजर्वेशन होगा। ये कैसे? तो ये ऐसे कि भैया जैसे मान लो कोई लोअर कास्ट पीपल है, कोई अच्छे कास्ट के हैं, ठीक है, तो लोअर कास्ट वाले पीपल को क्या होगा, जैसे प्रमोशन होगा दोनों के, जैसे दोनों एक सेम लेवल पे और प्रमोशन देना है, तो पहले कंसीडर किया जाएगा जो लो कास्ट के लोग हैं। क्यों ऐसा होगा? तो ताकि उनका जो सोसाइटल स्टेटस है वो बराबर आ पाए। इन चीजों को ध्यान में रखने के लिए ये रिजर्वेशन दी जाती है प्रमोशन में। ठीक है, ये कब कैसे हुआ था? तो ये 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995 से हुआ था। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड करता है रूल। क्या भैया? अलॉर्ड 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001। ठीक है, ये रूल को आगे बढ़ा दिया गया कि हाँ भैया ऐसा ही होगा, और ये कब किया गया? 85th अमेंडमेंट से। ठीक है, अच्छा, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कैन हायर देयर ओन कम्युनिटी। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं वो अपने कम्युनिटी के लोग को हायर कर सकते हैं। उसका रीजन क्या है कि जैसे मान लो कि माइनॉरिटी हैं अगर, तो अगर मान लेते हैं कि जैसे माइनॉरिटी हैं तो वो सारे लोग तो चाहेंगे नहीं कि उनके यहाँ पे काम करे। अब उनको काम करवाना है तो दो चीज है, एक तो ये कि वो अगर चाहें तो सिर्फ अपने माइनॉरिटीज पीपल को ही मौका दे। जैसे हम देखते हैं कि रिलीजियस प्लेस बहुत सारे हैं ना, तो उसमें हम अदर रिलीजन के लोगों को नहीं इंक्लूड करते हैं, हम अपने लोगों को ही मौका देते हैं। मान लो वहाँ के जो पंडित जी बनते हैं या फिर कोई ऐसा गवर्नमेंट के सपोर्ट से कोई पोस्ट वगैरह होता है आसपास, तो वो उसी रिलीजन के लोगों को दी जाती है, ताकि क्या हो, डिस्प्यूट नहीं हो उसको लेके। ठीक है, तो ये चीजें। फिर आर्टिकल 17 क्या कहता है? एब्लॉशन ऑफ अनटचेबिलिटी। भैया
अनटचेबिलिटी है ना, छुआछूत जिसको बोलते हैं, छूत मतलब जैसे नहीं हम लोग देखते हैं कि भैया बहुत सारे तुम देखते हो कि टच करने से बचता है, सामने आता है तो वहां से घूंघट डाल के निकल जाता है, इन सब इस टाइप की चीजें जो है ये ना पनिशेबल होगी, अवॉइड होगी। तुम सर्टेन कास्ट के नाम लेके छेड़ देते हो, उसमें चीजें हो जाती है, तो वो चीजें नहीं करना है, नहीं चिढ़ाना है, तो ये चीजें अवॉइड करना है, ठीक है। और ये किस में दिया है, आर्टिकल 17 में दिया है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 इम्प्लीमेंट्स इट, और ये किसके तहत इम्प्लीमेंट होता है, तो सिविल राइट एक्ट 1955 से, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। अच्छा, अब आता है आर्टिकल 18, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। जितने भी टाइटल्स है ना, पहले जो टाइटल लगते थे महाराजा, अधिराज, फलाना ढिमकाना, है ना, तो ये चीजें बंद हो जाएगी, ठीक है, राजा डैश डैश डैश, ये चीजें नहीं होगी। कोई भी हेरिडेटरी टाइटल्स नहीं होगी, ठीक है। सिर्फ क्या किस चीज की टाइटल हो सकती है, तो भैया एकेडमिक टाइटल हो सकती है, और मिलिट्री के डिस्टिंक्शन जितने भी हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी, तो कर्नल जो है वो चलेगा, ठीक है। नेशनल अवार्ड, भारत रत्न, पद्म अवार्ड्स, ये जो है वो टाइटल्स नहीं है, ठीक है, ये अवार्ड है, ठीक है, तो अवार्डी के तौर पे इनको देखा जाएगा। कोई भी फॉरेन टाइटल रिसीव नहीं कर सकते, ठीक है, कैसे, विदाउट कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, विदाउट परमिशन ऑफ कौन, प्रेसिडेंट का परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने देखा पहला। अब देखते हैं राइट टू फ्रीडम, क्या है भैया, आर्टिकल 19 से 22 फ्रीडम में क्या क्या है, तो हमें 6 बेसिक फ्रीडम मिला है आर्टिकल 19 के तहत, जो कि इंडिया के सिटीजन के लिए है। क्या क्या है, तो पहला है भैया स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, और दूसरा है राइट टू असेंबल पीसफुली। सबसे पहले तो भैया अपने आप को एक्सप्रेस करना एक फ्रीडम है। मुझे अगर सोना है तो सो सकते हैं, जगना है तो जग सकते हैं, बाहर जाना है बाहर जा सकते हैं, घूमना है घूम सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है। मतलब अपने आप को एक्सप्रेस किसी भी तरीके से अगर कर रहे हैं तो उस पर रोक नहीं है, फ्रीडम है उसका, ठीक है। राइट टू असेंबल पीसफुली, अगर हम विदाउट आर्म्स अगर हम लोग असेंबल हो रहे हैं तो उसका परमिशन है, हो जाओ। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन, कोऑपरेटिव्स, हम कोऑपरेटिव्स बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, समूह बना सकते हैं, है ना, इसका है हमारे पास इजाजत। राइट टू मूव फ्रीली अक्रॉस इंडिया, हम पूरे देश भर में कहीं भी घूम सकते हैं, ठीक है, इसकी राइट्स है हमें। राइट टू रिसाइड एंड सेटल एनीवेयर इन इंडिया, कहीं भी हम सेटल हो सकते हैं, ठीक है। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ट्रेड, बिजनेस, कहीं भी कोई भी प्रोफेशन हम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन 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 अब आता है मस्त सस्पेंस, क्या भैया, ये चीजें जो है ना, ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस तक हैं। जैसे एग्जांपल भैया, पता चला स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फ्रीडम है, तुम सामने पड़ोसी को गाली दे रहे हो, ठीक है, वो नहीं करना है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या कितना है, तो भैया इतना है कि सामने वालों को तकलीफ नहीं हो। तुम्हारे राइट्स तब तक ही राइट्स हैं जब तक वो सामने वाले के लिए अच्छा हो। अगर सामने वालों के उससे हार्म हो रहे तो तुम्हारा राइट्स क्या है, तुम्हारा राइट्स नहीं रहा, ठीक है, फिर वो गैर कानूनी हो जाएगा। रेस्ट्रिक्शंस क्या कहता है भैया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। अब मान लो कोई जगह पे बहुत टाइट सिक्योरिटी है, तुम बोलोगे नहीं नहीं नहीं, हम तो कहीं भी मूव कर सकते हैं इंडिया में, तुम पता चला प्रेसिडेंट हाउस घुस गए तो ये चीजें नहीं कर सकते। सॉवरेंटी, पीपल ऑर्डर, डिसेंसी, मोर्टैलिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, ये चीजें नहीं करनी है, रेस्ट्रिक्शन है ये, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 20 क्या कहता है, प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल लॉज। क्या क्या प्रोटेक्शन है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो रेट्रोएक्टिव पनिशमेंट, डबल जियोपार्डी, नो वन पनिश ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, सेल्फ इंस्क्रिमिनेशन, नो वन फोर्स टू टेस्टिफाई अगेंस्ट हिमसेल्फ। क्या कहता है भैया, तो देखो सबसे पहले एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ जो है, नो रेट्रोएक्टिव पनिशमेंट, जितनी पनिशमेंट उस पर्टिकुलर क्राइम के लिए लिखी हुई है ना, उतनी ही पनिशमेंट मिलनी है, उसके अलावा कुछ नहीं मिल सकता, ठीक है। दूसरा, जब डबल जियोपार्डी में क्या है कि भैया अगर एक क्राइम मैंने की और उसके लिए मुझे सजा मिल गई तो दोबारा उसी क्राइम के लिए सजा नहीं मिलेगी, ठीक है। और तीसरा क्या है कि भैया नो वन फोर्स टू टेस्टिफाई अगेंस्ट हिम, खुद के बेसिक मतलब खुद को टेस्टिफाई करने के लिए नहीं होगा, मतलब खुद जस्टिफिकेशन नहीं देना होगा, तो उसको प्रूव करना पड़ेगा सामने वाले को कि हाँ ही इज अ क्रिमिनल, ठीक है, तो ये चीजें हैं। अच्छा, आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ, पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट लॉ। मतलब क्या कहता है भैया, कोई भी जो है ना लाइफ से डिप्राइव नहीं रहेगा, सबको राइट टू लाइफ मिलेगी, जीवन जीने का हक है, राइट मिलेगा, पर्सनल लिबर्टी जीने का हक है, चैन से जीने का हक है।
ये हमें आर्टिकल 21 दी गई में दिया गया है, ठीक है। एक्सपेंडेड बाय जुडिशरी, इसको बढ़ाया गया कैसे, क्या क्या इसमें दिया गया। तो राइट टू लिव, राइट विथ डिग्निटी, डिग्निटी के साथ जीना, इज्जत के साथ, सिर्फ जीना नहीं, इज्जत के साथ जीने का अधिकार है। क्लीन इन्वायरमेंट का अधिकार है, ठीक है। लाइवलीहुड का अधिकार है, शेल्टर का अधिकार है, प्राइवेसी का अधिकार है, ठीक है। हेल्थ, लीगल एड, स्पीडी ट्रायल, इन सब का अधिकार है हम पे, ठीक है। अब आर्टिकल और भी बहुत सारे हैं उसमें सब क्लाउज में, ठीक है, आर्टिकल 21 में। तो जो भी याद रखना, जो चीज़ें तुम्हें लगे कि ये कहीं मैंने पढ़ी नहीं है, ये राइट टू डैश 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 कहीं मैंने पढ़ी नहीं है, तो समझ जाना वो आर्टिकल 21 के तहत ही आता होगा, ठीक है। आर्टिकल 21A क्या कहता है, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। क्या कहता है ये, इसको ना 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 से ऐड किए हमने, ठीक है। इसमें क्या है भैया, तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया गया किसको, बच्चों को जो 6 साल से 14 साल के हैं, उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा इस आर्टिकल के थ्रू, ठीक है। इम्प्लीमेंट बाय आरटीई एक्ट 2009, और इसको इम्प्लीमेंट किसके थ्रू किया गया, आरटीई एक्ट के थ्रू किया गया। अब आर्टिकल 22 में क्या कहता है, राइट इन केस ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन, अगर हम अरेस्ट हो जाते हैं ना, जो डिटेन कर लिए जाते हैं, तो हमारे पास क्या क्या राइट्स है। तो सबसे पहला राइट्स क्या है, टू नो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, भैया अरेस्ट क्यों हूं मैं, उसका रीजन बताओ, ठीक है। टू कंसल्ट लॉयर, मुझे हक है कि मैं लॉयर रख पाऊं अपने लिए, कंसल्ट कर पाऊं उनसे। प्रोड्यूस्ड बिफोर 24 आवर्स, कहाँ, मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है। अच्छा, ये हो गई प्यूनिटिव डिटेंशन। अब प्रिवेंटिव में क्या है, मैक्सिमम 3 मंथ के लिए, कैन बी एक्सटेंडेड टू 12 मंथ, पार्लियामेंट हैज पावर टू डिसाइड मैक्सिमम पीरियड। प्रिवेंटिव में क्या है, कोई भी मान लो जैसे किसी पर शक है कि सामने वाला इंसान, जैसे मान लेते हैं कि आतंकवादी है, और इस बेसिस पे आतंकवादी का साथ दे रहा है, इस बेसिस पे हमको उसको अरेस्ट करना है। तो प्रिवेंट करने के लिए कि कोई दुर्घटना हो नहीं जाए, उससे उस पर शक के बिना पे हम अरेस्ट कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे हमें ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं देना होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। अब आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 और 24। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है कि भैया ये जो है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जितने भी बेगार है, बेगार मतलब क्या होता है, वो जो नौकर रखते थे ना पहले ह्यूमन को, बॉन्डेड लेबर है ना, कंपलसरी पब्लिक सर्विस, ये सारी चीज जो है उसको बैन करना है, उसको प्रोहिबिट करना है, ठीक है। आर्टिकल 24 क्या कहता है, ये प्रोहिबिट करता है चाइल्ड लेबर को, बहुत इंपॉर्टेंट, अंडर 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज, माइंस, हैजार्डियस इंडस्ट्रीज, कोई भी जो हैजार्डियस इंडस्ट्रीज है, माइंस है, इन सब में 14 साल के कम के बच्चों को काम करने से रोकता है ये आर्टिकल, आर्टिकल 24 है ना। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन में क्या है भैया, आर्टिकल 25 से 28 है, ठीक है। देखते हैं क्या है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, प्रैक्टिस, प्रोपगेट रिलीजन, ठीक है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ। तो बोलता है कि भैया किसी भी इंसान को ना किसी भी तरह के मान्यता रखने का अधिकार है, प्रैक्टिस करने का अधिकार है, प्रोपेगेट करने का अधिकार है रिलीजन का, है ना। ये चीज आजादी है किस चीज की, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, आर्टिकल 25 के तहत। 26 में क्या कहता है भैया कि रिलीजियस डिनोमिनेशन कैन बी स्टैब्लिश एंड मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, की कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को हमको मैनेज करने का अधिकार है, ठीक है, उसको कोई रोक नहीं सकता। आर्टिकल 26 क्या कहता है कि कोई टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजियस, गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं प्रोवाइड करे, मतलब लेगी, किससे, नो टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन के प्रमोशन के लिए कोई टैक्स नहीं मिलेगा, नहीं लगेगा। आर्टिकल 28 क्या कहता है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोहिबिटेड इन स्टेट स्कूल, जितने भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोहिबिटेड स्टेट स्कूल्स जितने भी हैं, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें रिलीजियस बेसिस पे चीजें नहीं पढ़ाई जाएगी, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाएंगे, ठीक है, ये चीजें। अब आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, क्या है भैया इसमें, तो 29 और 30 हमें एजुकेशनल राइट्स देता है और कल्चरल राइट्स देता है। 29 देखते हैं, राइट टू कंजर्व, क्या भैया, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर, हमें इसका अधिकार है, क्या चीज का, तो अपने कल्चर को, अपने स्क्रिप्ट को, अपने लैंग्वेज को बचाने का, ठीक है। नो डिनायल ऑफ एडमिशन टू स्टेट इंस्टीट्यूशन ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, इन बेसिस पे कोई भी स्टेट के इंस्टीट्यूशन में कोई डिनाई नहीं कर सकता एडमिशन लेने में, ठीक है, यही है। आर्टिकल 30 क्या कहता है कि भैया माइनॉरिटीज है ना, कैन स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन,
स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट इन ग्रांटिंग एड। भैया माइनॉरिटीज कैन स्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जितने भी माइनॉरिटीज है ना, आर्टिकल 30 उसको इजाजत देती है कि भैया आप अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल चला सकते हो, खोल सकते हो, ठीक है। और उसमें स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है एड देने में। एड कोई गवर्नमेंट कोई हेल्प नहीं करेगी उसमें, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। एजेंस देखते हैं। आर्टिकल 32 गिव्स सिटीजन द राइट टू डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 32 ये इजाजत देता है, ये पावर देता है सिटीजन ऑफ इंडिया को कि भैया अगर वो वॉयलेट हो रहा है ना आपका कोई भी राइट्स, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हो, ठीक है। ये ही गारंटी करता है कि फंडामेंटल राइट्स नॉट ओनली रिटन बट इन्फोर्शिएबल। ये क्या गारंटी कर सकता है, करता है कि भैया फंडामेंटल राइट्स नॉट ओनली रिटन, ये इन्फोर्सेबल भी है, इसको हम इन्फोर्स भी कर सकते हैं। कैसे? सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। क्लाउज देख लेते हैं। आर्टिकल 32 क्या कहता है? राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट्स। कि भैया आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के क्लाउज 1 में कहता है कि भैया आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट होता है तो। 32 का क्लाउज 2 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है किस चीज का? इशू करने का 5 तरीके के रिट्स को, ठीक है। अच्छा ठीक है। आर्टिकल 32 क्लाउज 3 क्या कहता है? पार्लियामेंट कैन एम्पावर अदर कोर्ट को टू इशू रिट्स। अदर कोर्ट जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उसको भी सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है कि भैया, सॉरी, पार्लियामेंट बोल सकता है कि भैया आप भी इशू कर सकते हो रिट्स, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के पास तो, सॉरी, हाई कोर्ट के पास तो ऑलरेडी पावर है आर्टिकल 226 के तहत, ठीक है। और उसके अलावा जितने कोर्ट्स बचते हैं उसको पार्लियामेंट पावर दे सकता है। आर्टिकल 32 के क्लाउज 4 में क्या है? कहता है दिस राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड एक्सपेक्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ये राइट कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकता है तब तक जब तक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड नहीं करती है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखते हैं वो रिट कौन कौन सा है। तो सबसे पहले हैबियस कॉर्पस क्या है? प्रोड्यूस द बॉडी, ठीक है, याद रखना है इसको, हैबियस कॉर्पस को टू हैव द बॉडी बोलते हैं, ठीक है। हैबियस कॉर्पस को क्या होता है भैया? इशू टू रिलीज अ पर्सन अनलॉफुली डिटेन। जब किसी को अनलॉफुली डिटेन करते हैं ना तो उसके पर्सनल लिबर्टी को सेफगार्ड करने के लिए हम क्या इशू करवाएंगे सुप्रीम कोर्ट से? हैबियस कॉर्पस, वो अपने आप इशू कर देंगी, ठीक है। एक्सेप्शन कब है? ये नॉट इशूड व्हेन डिटेंशन इज लीगल। अगर डिटेंशन लीगल है तो फिर ये इशू नहीं होगी, ठीक है। चलो, और ऑर्डर्ड बाय अ कंटेम्प्ट कोर्ट, अगर कोई कोर्ट ऑर्डर दे दिया अरेस्ट का उसके बाद ये नहीं इशू होगा, ठीक है। मैंडेमस में क्या है भैया? वी कमांड, याद रखना है। मैंडेमस का मतलब क्या है? वी कमांड, मतलब सुप्रीम कोर्ट कमांड करती है फलाना फलाना चीज के लिए। क्या भैया? इशूड टू पब्लिक ऑथोरिटी टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी। मान लो कोई पब्लिक अथॉरिटी है, तुम वहां गए, जैसे मान लेते हैं आधार कार्ड बनाने गए और आधार कार्ड बनाने वाला बोला कि मैं नहीं बनाऊंगा, अब वो परफॉर्म नहीं कर रही है, तुम्हारा राइट्स वॉयलेट होता है, चले गए तुम सुप्रीम कोर्ट, कह रहे हो भैया कि ऐसा ऐसा बात है, तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि भैया मैंडेमस इशू कर देंगे और फिर उसको अपना ड्यूटी परफॉर्म करना पड़ेगा। ये प्रेसिडेंट के, गवर्नर के या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल के लोगों के लिए इशू नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखना है। प्रोहिबिटेशन में क्या है? इशूड बाय हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट, ठीक है, टू स्टॉप प्रोसीडिंग इन एक्सेस ऑफ जुडिक्शन। अब कोई कोर्ट है, मान लेते हैं कि पटना हाई कोर्ट है, अब पता चला वो झारखंड के कोर्ट का चीजें वहां सुधारने के लिए कुछ से कुछ किया जा रहा है, तो वो अपने क्या कर रहा है? ज्यूरिडिक्शन से बाहर निकल के काम कर रहा है ना, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा सकता है हाई कोर्ट को कि भाई तुम अपने लिमिट से बाहर, अपने ज्यूरिडिक्शन से बाहर नहीं जा सकते, तो वहां पे वो क्या करेगा? प्रोहिबिटेशन इशू करेगा, ठीक है। सर्टियोरिटी क्या है भैया? तो हायर कोर्ट ऑर्डर करेगा ट्रांसफर ऑफ केसेस फ्रॉम लोअर कोर्ट और क्वेश्चंस इट्स डिसीजन इफ विदाउट ज्यूरिडिक्शन। बोलता है भैया कि सर्टियोरी में ना मुझे अगर ऐसा मतलब सुप्रीम कोर्ट को अगर फील होगा कि भैया इसमें दिक्कत हो रहा है हाई कोर्ट्स में, तो वो क्या करेगा? उस केस को अपने पास ट्रांसफर करवाने का पावर रखता है, ठीक है। उस पर ज्यूरिडिक्शन हो या नहीं हो, विदाउट ज्यूरिडिक्शन भी उसको उठा सकता है वहां से। बोथ प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव कोवरेंटो, ये दोनों तरीके का है। कैसा भैया? बाय वॉट अथॉरिटी, कोवरेंटो मतलब क्या होता है? बाय वॉट अथॉरिटी, इशू टू प्रिवेंट इलीगल
अशरपेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस, इलीगल अगर कोई चला रहा है, ठीक है, मान लेते हैं कि जैसे कोई, अभी तुम देखे होगे रील्स वगैरह में कि एक फेक आईपीएस ऑफिसर घूम रहा था, एक फेक पुलिस स्टेशन चल रहा था, तो वहां पे क्या होगा, बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर रनिंग दिस इंस्टीट्यूशन, तुम्हारा अथॉरिटी क्या है, तो वहां पे ये रिट इशू हो जाएगा। ठीक है, अब हम फीचर्स देखते हैं। राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इज अ फंडामेंटल राइट्स इन इटसेल्फ। कहता है भैया कि सुप्रीम कोर्ट जाना जो है ना फंडामेंटल राइट्स है। ये प्रोवाइड करता है गारंटीड रेमेडी। किस चीज के लिए रेमेडी प्रोवाइड करता है, तो भैया अगर तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है तो। और क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो प्रोटेक्टर है, ग्रांटर है, किस चीज का, फंडामेंटल राइट्स का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 इज ओरिजिनल, ये ओरिजिनल है बट नॉट एक्सक्लूसिव। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ऑल्सो इशू द रेट्स। तो भैया एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि इसके अलावा हाई कोर्ट्स भी जो है वो भी इशू करता है। डिफरेंस क्या है आर्टिकल 32 और 2026 मतलब 226 में? तो भैया आर्टिकल 32 है ना वो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले तो करेगा, और वो ओनली फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट जो है ना आर्टिकल 226, उसमें क्या होगा कि हाई कोर्ट जो है वो रेट तो इशू कर ही सकता है 5 फंडामेंटल राइट्स के लिए, लेकिन वो लीगल राइट्स के लिए भी कर सकता है, ठीक है। दस हाई कोर्ट के पास जो है वाइडर पावर है, किस चीज में, रेट इशू करने में, ठीक है, ध्यान रखना ये। अच्छा, सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 32, भैया ये सस्पेंशन भी देख लें क्या इसका, देखते हैं। नॉर्मली आर्टिकल 32 कैन नॉट बी सस्पेंडेड, ये सस्पेंड नहीं हो सकता है आर्टिकल 32 क्लाउज 4 के तहत, बट नेशनल इमरजेंसी के टाइम जो कि आर्टिकल 352 में है, फंडामेंटल राइट्स जो है 20 और 21 में भी सस्पेंडेड। मतलब 20 और 21 के अलावा चीजें सस्पेंड हो जाएगी, लेकिन 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकती है, नॉट इवन ड्यूरिंग दी नेशनल इमरजेंसी मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग इमरजेंसी, एक सेकंड, ड्यूरिंग इमरजेंसी आर्टिकल 359 में क्या कहता है कि प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21। कहता है भैया इमरजेंसी के टाइम पे ना आर्टिकल 359 के तहत प्रेसिडेंट ये सस्पेंड कर सकता है कि तुम कोई भी कोर्ट मूव करो, किस चीज के लिए, अपने फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए, एक्सेप्ट 20 और 21, ठीक है। बहुत अच्छे अमेंडमेंट्स देखते हैं। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, ये क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है किसको, आर्टिकल 20 और 21 को, इमरजेंसी के ड्यूरिंग भी। तो ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये दोनों आर्टिकल, ठीक है, क्योंकि ये कभी सस्पेंड नहीं हो सकता। चलो इंपॉर्टेंट केसेस देख लेते हैं। केशवानंद भारती केस होता है 1973 में। क्या होता है इसमें, तो जुडिशियल रिव्यू होता है अंडर आर्टिकल 32 इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। कि भैया जुडिशियल रिव्यू जो होगा ना वो आर्टिकल 32 के 32 इज अ पार्ट ऑफ बेसिक जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 32 वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा होगा, मतलब जुडिशियल रिव्यू तो होगा। मेनका गांधी केस होता है 1978 में। उसमें क्या होता है, स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 को एक्सपेंड किया जाता है, मेकिंग आर्टिकल 32 मोर मीनिंगफुल। उसमें और भी चीजें ऐड की जाती है, ठीक है, जैसे मूविंग अब्रॉड, ये सब चीजें उसमें होती है। AK गोपालन केस होता है 1915 में, फर्स्ट मेजर केस अंडर आर्टिकल 32। इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में डिस्कशन होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। आर्टिकल 33 क्या कहता है, पार्लियामेंट में रेस्ट्रिक्ट्स फंडामेंटल राइट्स फॉर आर्म फोर्सेस, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज। कि भैया आर्म फोर्सेस और पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी की फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। अब मान लो जैसे इंटेलिजेंस का कोई बंदा है, ठीक है, अब वो बोलेगा नहीं भैया मेरा फंडामेंटल राइट्स है, मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ, पता चला सोशल मीडिया पे सारे डिटेल्स शेयर कर दिए, तो ये नहीं कर सकता। इस पे कौन कानून बना सकता है, पार्लियामेंट बना सकता है, ठीक है, ये आर्टिकल 33 में आता है। आर्टिकल 34 में क्या आता है, राइट्स में बी रेस्ट्रिक्टेड इन एरिया अंडर मार्शल लॉ। जितने भी एरिया मार्शल लॉ के अंडर में रहेंगे ना, वहां पे क्या होगा, राइट्स रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, एक्सेप्ट कौन कौन सा, एक्सेप्ट 20 और 21, ये आर्टिकल 34 में है। आर्टिकल 35 क्या है भैया, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ, किसके किसके बारे में लॉ बना सकती है, तो अनटचेबिलिटी के बारे में, जो कि आर्टिकल 17 में मेंशन है, इसका पनिशमेंट डिसाइड करने के लिए पार्लियामेंट बनाएगी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग अगर हो रहा है आर्टिकल 23 में, पनिशमेंट डिसाइड करना है, वही करेगी। प्रिवेंटिव डिटेंशन है, 3 महीने से ज्यादा का ड्यूरेशन चाहिए, कौन करेगी, तो पार्लियामेंट करेगी। रेसिडेंस फॉर स्टेट जॉब, ये डिसाइड करना है, तो पार्लियामेंट रूल बनाएगी। राइट्स ऑफ आर्म फोर्सेस और मार्शल लॉ कौन डिसाइड करेगी, तो ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। ये हो गया। अब सस्पेंशन देख लेते हैं।
सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसीज, आर्टिकल 352, आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। आर्टिकल 19 तो सस्पेंड हो जाता है, लेकिन मे सस्पेंड अदर एफआर एक्सेप्ट 2021। हमने देखा कि सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो सकते हैं एक्सेप्ट कौन सा, 20 और 21। बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्शल लॉ के टाइम पे भी एफआर रेस्ट्रिक्टेड इन दैट एरिया है, फंडामेंटल राइट्स उस एरिया में क्या हो सकता है, रेस्ट्रिक्ट हो सकता है। इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रीन देख लेते हैं क्या है। डॉक्ट्रीन्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन कोर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये तो हमने देखा है कि भैया बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकते, तो कॉन्स्टिट्यूशन के कोर हिस्से को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हम किसी भी तरीके से। सेवरेबिलिटी कैसे है भैया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल पोर्शन ऑफ लॉ जो है ना उसको वैलिड नहीं, स्ट्रक डाउन हो जाएगा वो, ठीक है, जितने भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल पोर्शन है। डॉक्ट्रिन ऑफ एप्लिक्स क्या है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज इनकंसिस्टेंट विद एफआर बिकम डोरमेंट में रिवाइव। जितने भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, पहले के लॉ है बने हुए, वो अगर इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट से, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, फंडामेंटल राइट्स कैन बी वेव्ड। फंडामेंटल राइट्स को हम वेव कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते, मतलब मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, ऐड कर सकते हैं उसमें और भी कुछ चीजें, जैसे राइट टू प्राइवेसी ऐड हुई थी, है ना, एलआईसी वाले केस में। तो ये चीजें हैं। अमेंडमेंट रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, कुछ अमेंडमेंट है, फिर लैंड बैक है, फिर खत्म हो जाएगा। फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था, 1951 में। रेस्ट्रिक्शन और फ्रीडम ऑफ स्पीच, इस पे रेस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच लगाया गया था इस अमेंडमेंट से। 25th अमेंडमेंट से 71 में हुआ था, कर्टेल राइट्स टू प्रॉपर्टी को कर्टेल किया गया था। 42nd अमेंडमेंट 1976, जो कि मिनी बोल रहे हैं, 1976 क्या होता है इसमें, ट्राई टू कर्ब जुडिशियल रिव्यू, इसमें जुडिशियल रिव्यू को कर्ब करने की कोशिश की गई थी, ठीक है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1978 में हुआ था। इसमें क्या होता है, रिमूव्ड राइट टू प्रॉपर्टी, इसको रिमूव किया गया था राइट टू प्रॉपर्टी को, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से। 86th अमेंडमेंट में क्या होता है, एडेड आर्टिकल 21A, 86 से ऐड किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट। 93rd से क्या हुआ था, रिजर्वेशन इन प्राइवेट, जितने भी प्राइवेट कंपनीज है उसमें रिजर्वेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, आईआईटीज वगैरह में, है ना। लैंडमार्क फैक्ट देख लेते हैं। अंबेडकर जी जो है आर्टिकल 32 को क्या कहे थे, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहे थे। फंडामेंटल राइट्स प्रमोट क्या करता है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी करता है। डीपीएसपी प्रमोट क्या करता है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी करता है। राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, अब एक लीगल राइट है, जो कि आर्टिकल किसमें है, 300A में है, पार्ट 12 में, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, अलाउ करता है इवन इन पीस टाइम पे भी ये अलाउ कर सकता है। अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, उसके बाद फिर वीडियो खत्म, ठीक है। तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे तुमसे हो जाएंगे। फिर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, तो भैया हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको, तो B.R. अम्बेडकर साहब ने बोला था। क्वेश्चन नंबर 2, हु डिस्क्राइब आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 को किसने डिस्क्राइब किया था एज अ हार्ट एंड सोल, हमने देखा कि B.R. अम्बेडकर साहब ने करा था, ठीक है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इशूड टू रिलीज अ पर्सन अनलॉफुली डिटेन्ड, भैया अगर कोई अनलॉफुली डिटेन्ड है ना, तो हम कौन सा करेंगे, तो मैंने देखा था कि हैबियस कॉर्पस, हमने पढ़ा था, है ना, हैबियस कॉर्पस करेंगे, ठीक है। तो 3 का क्या हो जाएगा, हैबियस कॉर्पस इज द राइट आंसर। 4 क्या कहता है, द रिट इशूड टू अ पब्लिक ऑफिशियल टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटी, अगर ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करवाना है तो उसके लिए क्या करते थे, मैंडमस करते थे, वी कमांड, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5, द रिट इशूड टू स्टॉप अ लोअर कोर्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग बियॉन्ड इट्स ज्यूरिडिक्शन से अगर कोई कोर्ट बाहर जा रहा है उसको प्रोहिबिट करना है, तो कौन सा ये लेके आएगा, कौन सा रिट इशू करना है, तो प्रोहिबिटेशन करेंगे, हम क्या करेंगे, प्रोहिबिट करेंगे, है ना, ठीक है। विच रिट इज बोथ प्रिवेंटिव एंड कर्टिव इन नेचर, कौन सा है भैया ये, तो ये कौन सा है मेरे भाई, ये सर्टेररी है, ठीक है, दोनों, ठीक है, प्रिवेंटिव और कर्टिव इन नेचर भी। क्वो वारंटो इज इशूड, कब इशूड होगा ये, टू कॉम्पेल अ पब्लिक ऑफिसर टू परफॉर्म ड्यूटी, to declare that an appointment to public office is illegal, to transfer a case from lower to higher, to release a person from detention। हमने देखा था क्या कि भैया जब to declare that an appointment to public office is illegal हो, जब कोई पब्लिक ऑफिस इलीगल हो और उससे जवाब मांगनी हो, तो हम क्या करेंगे, क्वो वारंटो रिलीज करेंगे। आर्टिकल 32 क्या प्रोवाइड करता है,
तो रेमेडीज प्रोवाइड करता है किसके लिए? फंडामेंटल राइट्स के लिए, ठीक है। ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फॉर फंडामेंटल राइट्स। अगर एज वेल एज लीगल राइट्स करता है तो वो आर्टिकल 226 हो जाता है ना, 226, ठीक है। विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के भी टाइम पे कौन सा नहीं हो सकता है? तो हमने देखा था 20 और 21 नहीं हो सकता है। विच आर्टिकल गिव्स हाई कोर्ट द पावर टू इशू रिट। तो आर्टिकल 226 है जिसमें वो रिट भी इशू कर सकता है और लीगल रिट्स भी, लीगल वो भी रिट भी इशू कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिट इशूड अंडर आर्टिकल 32 के अंडर कौन सा नहीं होता है? सर्टियोरी तो होता है, मैंडमस भी होता है, प्रोहिबिटेशन भी होता है, इंजेक्शन जैसा कोई राइट उसमें नहीं मेंशन्ड है। क्वेश्चन नंबर 12, अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट सस्पेंड द राइट टू मूव द कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। हमने देखा था ये आर्टिकल कौन सा है? 359 है, ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छा, 13 नंबर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज इशूड अगेंस्ट इलीगल होल्डिंग ऑफ पब्लिक ऑफिस। इलीगल अगर कोई कर रहा है तो हम कौन सा वो करते हैं? तो इसमें डी नंबर करते हैं जो कि को वारंटो है, ठीक है। ऑन व्हाट ग्राउंड जिसको बोलते हो तुम, ठीक है। विच आर्टिकल इज कॉल्ड द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबको पता है भैया ये सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं आर्टिकल 32 को, ठीक है, बिकॉज इट मेक्स फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सेबल, ठीक बात है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट आर्टिकल 32? इट इज अवेलेबल ओनली इन हाई कोर्ट, इट कैन बी सस्पेंडेड एनी टाइम बाय प्रेसिडेंट, इट प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इट गिव रेमेडी फॉर वायोलेशन ऑफ लीगल राइट्स ऑल्सो। इसका आंसर तुम दोगे मेरे भाई, कमेंट सेक्शन खुला है, जाओ और फटाक से आंसर करो क्या होगा, ठीक है। आंसर की तुम्हारा यहाँ है, बाकी कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा क्लास यार, ठीक है। आई होप कि मज़ा आया हो, ठीक है, चीज़ें समझ में आई हो। अगर आई हो तो बिल्कुल कमेंट में बताना कि भैया मज़ा आ गया, ठीक है। और सीरीज़ को फॉलो करो यार, पूरी पॉलिटी कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगी और फिर तुम्हें इतना सुकून मिलेगा ना कि भैया हमने साथ में पॉलिटी ख़त्म कर ली। वैसे ही हम और भी साइंस के सब्जेक्ट ख़त्म कर लेंगे तो और भी मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलो ख्याल रखो, थैंक यू यार, यहाँ तक अगर बन के देख रहे हो तो एक कमेंट करके जाना, ठीक है। बाकी थैंक यू एंड जय हिंद मेरे भाई, ख्याल रखो अपना।